what should have been the share in the property of women and what they actually get. Women empowerment, women's economic independence, their right to property is very very important. But सिर्फ लॉ बनने से कुछ नहीं होता। ज़्यादातर जगहों पे अंडरस्टैंडिंग ये है कि बहन ने अगर भाई से प्रॉपर्टी मांगी तो फैमिली टूट जाएगी, इसलिए उसको कुछ मत दो, जो कुछ उसको मिलना था वो उसकी शादी के समय जेवर की शक्ल में, डाउरी की शक्ल में दे दिया गया, दैट इज़ हर शेयर। बट दिस इज़ रेडिकुलस। आप कॉरपोरेट कंपनीज में देखेंगे कितने फीमेल डायरेक्टर होते हैं। हम ये समझते हैं कि औरतें बिजनेस अच्छा नहीं चला सकती, इसलिए तो नहीं है टॉप सीईओ की पोजीशंस में, जबकि वो अच्छा चला सकती हैं। बिजनेस के लिए भी अच्छा है, वो कंपनी के लिए भी अच्छा है, डाइवर्सिटी के लिए भी अच्छा है। जब मुसलमान मर्दों का फ़ायदा हो तो उनको कोई शरीयत में इंटरफेरेंस नहीं नज़र आता, ये उनकी हिपोक्रेसी है। धीरूभाई अंबानी गॉट मोस्ट ऑफ द प्रॉपर्टी वाज शेयर्ड बाय अनिल अंबानी एंड मुकेश अंबानी। दे आल्सो हैव अ सिस्टर। अब देखिए, ऐसा है कि हमारी हिंदू संस्कृति में जो हिंदू लॉ है, शास्त्रिक हिंदू लॉ, उसमें तो फीमेल को प्रॉपर्टी में शेयर नहीं मिलता, क्योंकि हिंदू जॉइंट फैमिली में 4 जनरेशन्स के जो मेल हैं सिर्फ वो को पार्टनर होते थे। उसके बाद जब 1955 में नेहरू जी हिंदू कोड बिल वगैरह लाए और हिंदू सक्सेशन एक्ट पास हुआ, तो सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी जो हिंदू की है उसमें बेटा बेटी को बराबर का हिस्सा दे दिया गया, लेकिन एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में उसको कोपार्टनर नहीं माना गया। फिर जब कांग्रेस की सरकार बनी 2004 में, तो 2005 में उन्होंने फिर से हिंदू सक्सेशन एक्ट में अमेंडमेंट किया, और अब 2005 के बाद से एक हिंदू जो फीमेल है वो को पार्टनर बन सकती है। गो के अभी जो है बहन को पार्टनर अब भी नहीं है, लेकिन बेटी जो है वो को पार्टनर बन गई है। ये जो ट्रिपल डिवोर्स का पूरा केस हुआ था, ये भी हिंदू लॉ से रिलेटेड था। ये केस ये था कि एक हिंदू लड़की ने ये कहा कि मुझको प्रॉपर्टी में आफ्टर 2005 अमेंडमेंट जो है एक बड़ा शेयर मिलना चाहिए, अबाउट 1/8। उसके भाइयों ने उसे दिया था 1/28। तो वो कर्नाटका हाई कोर्ट गई और कर्नाटका हाई कोर्ट में वो जीती। उसके भाई लोग अपील में गए और उस केस को सुप्रीम कोर्ट ने जो है, ये प्रकाश वर्सेस फुलवती का केस है, उसको तो डिसमिस कर दिया। उस हिंदू लड़की को जो हाई कोर्ट से जीत के गई थी उसको तो रिलीफ नहीं दी, लेकिन उसी जजमेंट में ये लिख दिया कि वो मुस्लिम लॉ बड़ा डिस्क्रिमिनेटरी है और ट्रिपल तलाक बहुत बुरा है और उसकी एक PIL फाइल की जाए, और ऐसे ये 3 तलाक का केस शुरू हुआ। अब दूसरी चीज़ ये कि एक तो अभी भी हिंदू सक्सेशन एक्ट में प्रॉब्लम है। जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल आई कैन गिव यू, दैट इफ़ देयर इज़ अ चाइल्डलेस कपल, से बोथ आर IAS ऑफिसर्स, husband and wife, they don't have a child, they have not adopted a child. So when the husband dies, his property goes to his parents. Now when the wife dies, the property should go to her parents, but it does not go to her parents, it will go to in-laws, rather than it will go to husband's parents again. So I'm not going into that debate, but what I really want to emphasize that our mindset is such that we have not yet agreed to this proposition that women can be an absolute owner of property. I give you one example. After independence, we passed number of land laws and land ceiling laws in different states. In most states, in the landed property, we have not given a share to the women in property. Where we have given her a share in the preferential list of heirs. Say category 1 will inherit. If category 1 is not there, then 2, then 3, then 4. So category 1 is sons. You get my point? Daughter will come much below. It is only with some recent amendments that now daughter is also coming up, but it is not the married daughter. It is only the unmarried daughter.
And when a daughter gets the share, she does not become the absolute owner. She only has a limited right in respect of property. She holds what is called life estate. So people talk of 35A, but we have number of laws in different states which are equally discriminatory in respect of gender. Now, to encourage that more and more women own property, we see that if property is registered in the name of women, there will be less registration fee and there will be number of other benefits. So, in many cases the property is in the name of a female, but she does not have the right and power to dispose of that property or to do whatever she wants with that property. Only for name's sake, in paper it is in his name, but for all practical purposes it is the men of that family, her husband or her son or whatever, who exercise power over them. Now, there have been researches done about Odisha and undivided Andhra Pradesh, which have found that what should have been the share in the property of women and what they actually get. So, law says men and women equally share. I just told you about the Hindu section. The reality is different. They are getting about 1/10 of what they should have got. And how this happens? Because same Hindu Succession Act also gives a Hindu a power to make a will. Now, if I am a father of a son and a daughter, I can make will in favor of my son and don't give anything to my daughter. You have seen the Reliance distribution of property. When Dhirubhai Ambani got, most of the property was shared by Anil Ambani and Mukesh Ambani. They also have a sister. Did she get an equal share? The answer is no. And that's why I am always saying reforms in law will not bring about any social change. Women empowerment, women's economic independence, their right to property is very, very important if we really treat them equal. But unfortunately, many of us don't treat them equal. नहीं, लॉ में तो देखिए मैंने आपको बताया कि 1955 तक तो शेयर नहीं था, फिर नेहरू जी आए, उन्होंने हिंदू कोड बिल लाए, शेयर दिया। ऑफ कोर्स एक कंप्रोमाइज़ था कि उस वक्त सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी में दे पाए और जॉइंट प्रॉपर्टी में नहीं दे पाए। फिर कांग्रेस ने अमेंडमेंट किया 2005 में को पार्षद, बट सिर्फ लॉ बनने से कुछ नहीं होता। ज़्यादातर जगहों पे अंडरस्टैंडिंग ये है कि बहन ने अगर भाई से प्रॉपर्टी मांगी तो फैमिली टूट जाएगी, इसलिए उसको कुछ मत दो, जो कुछ उसको मिलना था वो उसकी शादी के समय जेवर की शक्ल में, डाउरी की शक्ल में दे दिया गया, दैट इज़ हर शेयर। बट दिस इज़ रेडिकुलस। मैं तो आपको कह रहा हूँ जहाँ उसके नाम भी होती है प्रॉपर्टी, तब भी प्रॉपर्टी के बारे में डिसीजन मेकिंग पावर उसके पास नहीं होती। दरअसल हमको अपने समाज को इसके लिए तैयार करना है और ये एक लॉन्ग ड्रॉन प्रोसेस है, जिसमें अब जैसे आप कॉरपोरेट कंपनीज़ में देखेंगे कितने फीमेल डायरेक्टर होते हैं। तो हम ये समझते हैं कि औरतें बिजनेस अच्छा नहीं चला सकती, इसलिए तो नहीं है टॉप सीईओ की पोजीशंस में, जबकि वो अच्छा चला सकती हैं। बिजनेस के लिए भी अच्छा है, वो कंपनी के लिए भी अच्छा है, डाइवर्सिटी के लिए भी अच्छा है। तो ये रियलाइजेशन समाज में कराया जाना। अब आप देखिए आजकल इलेक्शन हो रहे हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़ ने विमेन रिजर्वेशन बिल तो पास नहीं किया, लेकिन टिकट तो दे सकते थे, लेकिन ना कांग्रेस ने ना बीजेपी ने 10-11% से ज़्यादा टिकट नहीं दिए फीमेल्स को। ये हमारी कल्चरली हमने ये समझा ना कि जो विधवा हो गई या तो वो सती हो जाए या वो एक नॉर्मल वेमेन की तरह ना रहे। आप देखें प्रेम रोग की तरह की फिल्में, और इस पे फिल्में बनी हैं वृंदावन वगैरह पे, कि हम उनको एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग नहीं समझते विडो को। और उसके लिए भी पहले इंडिपेंडेंस से पहले भी कुछ मूवमेंट चला गया विडो को भी कुछ राइट देने का। और ये पूरा मामला ये था कि पंडित जी की जो खुद बहन थी नेहरू की,
विजय लक्ष्मी पंडित, वो विडो हो गई थी और उसके में फिर लॉ रिफॉर्म्स धीरे धीरे हुए। लेकिन ये कि अब मैं समझता हूँ कि इस हद तक तो हमने मान लिया है कि अगर किसी की माँ विडो हो गई तो उसको ज़्यादातर घरों में नहीं निकाला जाता, लेकिन एज सच जो है जो एल्डरली का नेग्लेक्ट है, फिर उस पर भी लॉ बन गया है, पूरा एक एक्ट पास हो गया कि जो हमारे सीनियर सिटीजन्स हैं उनके राइट्स के बारे में। लेकिन फिर भी मैं समझता हूँ कि ये कहीं ना कहीं हमारे पास्ट कल्चर और हिस्ट्री का इम्पैक्ट है कि हम ये समझते हैं कि कोई अगर विडो है तो अब उसको नॉर्मल लाइफ जीने का, फिर शादी करने का, रंग बिरंगे कपड़े पहनने का राइट नहीं है। ये बहुत गलत है, जाहिर है। वही मैं कह रहा हूँ कि समाज उस कानून को, एक तो उस कानून में ये कमी थी कि वसीयत के ज़रिए मैं अपनी सारी प्रॉपर्टी किसी को भी दे सकता हूँ, तो आम तौर से वो जब देंगे ज़्यादातर जगह तो बेटों को दे देगा, ना कि बेटियों को दे। बेटियों के माइंड में समाज ने ये बैठा रखा है कि तुम अपने भाई से प्रॉपर्टी लोगी, इसलिए वो क्लेम नहीं करती। तो औरतों को खुद आना चाहिए कि उनका जो प्रॉपर्टी में राइट है उस राइट को वो क्लेम करें, और जब वो क्लेम करेंगी, कुछ भाई बहनों में इस पे झगड़े होंगे, कुछ ताल्लुकात ख़राब होंगे, लेकिन धीरे धीरे समाज इसको एक्सेप्ट करेगा। तो वो असर्टिवनेस जो बहनों की तरफ से आनी चाहिए इन प्रॉपर्टी क्लेम, वो भी नहीं आई है। नहीं, अब आप देखिए कि औरों के लॉ में तो ज़्यादातर रिफॉर्म्स हो गए हैं, इक्वल हो गए हैं। मुस्लिम लॉ जो है वो कुछ बातों पे आज के हिंदू लॉ से अच्छा है और कुछ लॉ बातों पे ख़राब है। अब जैसे इस बात पे ख़राब है कि हिंदू लॉ के तहत एज इट स्टैंड्स टुडे बेटा बेटी को बराबर का शेयर मिलता है, लेकिन इस बात पे ख़राब है कि मुस्लिम लॉ में भाई को बहन से डबल शेयर मिलता है। अब इसमें एक पॉइंट है जो मैंने अभी आपको बताया, डिफरेंट स्टेट के जो लैंड लॉज हैं जिसमें बेटियों को कोई शेयर नहीं मिल रहा, और ये लॉज हमने बनाए हैं कॉन्स्टिट्यूशन आने के बाद, और इन लॉज को प्रोटेक्ट करने के लिए हमने 9th शेड्यूल में डाल दिया ताकि उनको कोई चैलेंज भी ना कर सके कि ये समानता के अधिकार का वायलेशन है। मुस्लिम लॉ हर तरह की प्रॉपर्टी में कम से कम आधा शेयर देता है, और जो आज के हमारे लॉज बनाए हुए हैं वो लैंडेड प्रॉपर्टी में औरतों को आधा शेयर भी नहीं दे रहे, और ये लॉज मुसलमानों पे भी लागू हैं। अब किसी मुसलमान मर्द ने या किसी मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन ने इस लॉ को अपोज नहीं किया कि भाई ये शरिया में इंटरफेरेंस है। क्यों अपोज नहीं किया? शाबानों को तो बहुत अपोज किया। इसलिए नहीं अपोज किया क्योंकि मुसलमान मर्दों का फ़ायदा था, उनको पूरी ज़मीन मिल जाएगी, बहन को कोई हक नहीं मिलेगा। तो जब मुसलमान मर्दों का फ़ायदा हो तो उनको कोई शरीयत में इंटरफेरेंस नहीं नज़र आता। ये उनकी हिपोक्रेसी है। अब ये जो है, जो मुस्लिम लॉ की स्कीम है, उसमें एक लड़की को अपने फादर की प्रॉपर्टी में हिस्सा मिलता है, अपने हस्बैंड की प्रॉपर्टी में हिस्सा मिलता है, फिर हस्बैंड को उसे डावर देना पड़ता है। मुस्लिम लॉ में डावरी नहीं होती, डावर होता है। हस्बैंड हैज़ टू गिव समथिंग एट द टाइम ऑफ मैरिज, और फिर उसको बेटी जो है उसकी भी प्रॉपर्टी में हिस्सा मिलता है। तो आम तौर से अगर आप एक एम्पेरिकल स्टडी करेंगे तो हिस्सा तो अदरवाइज़ भाई और बहन में देखें तो आधा नज़र आता है, लेकिन ज़्यादा केसेस में वो मिलता है। और क्यों मिलता है? क्योंकि मुस्लिम लॉ में वसीयत के ज़रिए आप अपनी किसी वारिस के हक़ में, एयर के हक़ में विल नहीं कर सकते। यानी अगर किसी का एक बेटा एक बेटी है तो इनके फेवर में विल नहीं की जा सकती। विल आप एक तो 1/3 प्रॉपर्टी की कर सकते हैं, और वो भी आपको स्ट्रेंजर के फेवर में देनी है। अगर कोई गैर आदमी है, उसने आपकी बहुत सेवा की ज़िंदगी में, अब आप मर रहे हैं तो आप चाहते हैं कुछ उसे शेयर दे दें एज कंपनसेट, तो वो दिया जा सकता है। तो रियलिटी में मुस्लिम वेमेन को शेयर ज़्यादा मिल जाता है प्रॉपर्टी में, क्योंकि वहाँ विल वाला जो लॉ है जो डिफीट कर सकता है इक्वल शेयर को, वो वहाँ ऑपरेट नहीं होता। नहीं, देखिए, इसमें एजुकेशन आनी चाहिए।
और ये समाज इस बात के लिए तैयार हो कि लड़का और लड़की बराबर हैं। अब इतना जो 10,000 साल से एक हमारा माइंड सेट है, वो कोई 40-50 साल के लॉ के रिफॉर्म से नहीं हो जाएगा। तो समाज जाहिर है कि धीरे धीरे उस डायरेक्शन में बढ़ेगा, और जब वो समाज उस डायरेक्शन में तेज़ी से बढ़ेगा एजुकेशन आने की वजह से, तो मैं समझता हूँ कि औरतों की प्रॉपर्टी के राइट वाला मसला भी हल होगा। नहीं, देखिए, हिंदू लॉ तो बाई एंड लार्ज रिफॉर्म हो गया सक्सेशन पे, एक्सेप्ट कि अभी कुछ कुछ चीज़ें बाकी हैं। मुस्लिम लॉ में रिफॉर्म जब होगा जब कोई यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात आए, लेकिन यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या हम ला पाएंगे? अभी लास्ट ईयर ही लॉ कमीशन ने उस पर स्टडी करके ये कहा कि इट इज़ नाइदर डिज़ायरेबल नॉर फीजिबल। तो मैं ये समझता हूँ कि गो स्लो अप्रोच हो, धीरे धीरे रिफॉर्म्स आएँ, इंटरनली कम्युनिटी के अंदर से रिफॉर्म्स आएँ, उनका ज़्यादा लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट होता है।